सबसे पहले हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारे एनसीईआरटी बुक के आखिरी में एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हम उसको चर्चा करने वाले, ठीक है। वो हमारे लिए बहुत कुछ डील कर लेते हैं कि हमारा पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज भी हो जाता है और कवर अप भी हो जाता है पूरा कि हमको कितना बन रहा है। तो देखते हैं हम चैप्टर रिवीजन के बाद जरा इन क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई? अच्छा, क्वेश्चन करते समय आप कोशिश करेंगे कि इसके आंसर्स से पहले आप खुद कोशिश करेंगे कि इसको मैं एक बार रिपीट करके देखूं, मतलब मन ही मन में एक बार सोच के देखिए क्या यही आंसर आपको भी आता है, अगर नहीं आता है तो क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहेंगे। कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हां तो वस्तु के वेग की परिमाण और दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, और यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। क्या कह रहा है भाई, जरा देखिए। कोई वस्तु पे शून्य बाह्य असंतुलित बल, मतलब बाहर से कोई असंतुलित बल नहीं लग रही, यानी जो बल लग रहा है वो संतुलित लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है क्या? भाई कोई भी चीज अशून्य वेग से गति कर सकती है क्या, है ना, मतलब चेंज हो सकता है क्या, उसके गति में परिवर्तन हो सकता है क्या? हां तो क्या? तो देखिए भाई आंसर है बिल्कुल हां, हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं में होगा, क्योंकि गति के प्रथम नियम के अनुसार असंतुलित बल की अनुपस्थिति में कोई भी अपने प्रारंभिक स्थिति में ही बनी रहती। किंतु यदि गतिशील वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का कुल परिमाण शून्य हो तो वस्तु का वेग भी उसका प्रारंभिक वेग ही होता है। अतः इसका आंसर हां है। इन शॉर्ट एक लाइन में कैसे इस बात को समझेंगे, तो एक बात समझिए। इनने कहा ना शून्य बाहरी असंतुलित बल, मतलब बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, मतलब इसमें कैसा लग रहा है? बैलेंस फोर्स। एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, इसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है भाई? इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है। तो अगर ये विराम अवस्था में रहेगी तो विराम अवस्था में रहेगी भाई, नहीं चलेगी, है ना। तो इस केस में क्या कह देंगे कि नहीं भाई ये गति नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पहले से उसकी टेंडेंसी क्या है? विराम अवस्था। तो भाई पहला नियम क्या कहता है कि अगर वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करते रहना चाहेगी। क्या कहा था? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी। तो यहां पे कब तक होता है ये काम? जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगे। तो आपने तो कह दिया बाह्य असंतुलित बल का मान 0 है भाई, तो बाहर से कोई बल लगा ही नहीं रहे। अब जब बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे तो अगर ये विराम में है तो विराम में ही रहेगी, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन कि भैया नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और हां ऐसा हो सकता है, कब? तब हो सकता है जब ये वस्तु पहले से ही गत्यावस्था में हो, पहले से ही ये चल रही हो, तो वो चलते रहना चाहेगी, रुकेगी क्या? नहीं। जब वस्तु गतिशील अवस्था में है, चल रही है, तो वो चलते ही रहना चाहेगी। और आप इस केस में जब वो चल रही है तब भी आपको इसके ऊपर लगने वाले सारे असंतुलित बल का मान 0 कर दीजिए, वो चलती रहेगी। क्योंकि असंतुलित मन का बल का जो मान है उसको अगर आप चेंज करते तो या तो आप उसको रोक देंगे या फिर उसकी गति में वृद्धि कर देंगे। तो मतलब क्या भाई, दोनों आंसर है। अगर वस्तु स्थिरावस्था में है तो स्थिरावस्था में रहेगी, और अगर वो गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी। चलिए बढ़ते हम अपने अगले की तरफ। देखिए हमारा पहला नियम जो था वो उसका हो गया भैया प्रैक्टिस, वो दोबारा से रिवाइज भी हो गई और अप्लाई भी हो गई। चलिए, जब किसी छड़ी से एक दरी, कारपेट जो होता है या रजाई गद्दे जो होते हैं, उसको पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो जरा समझते हैं ना। देखिए हम थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा जूम किया हुआ है मैंने। ये जो दरी या चादर जो होता है उसके ये रेसे हैं, ऐसे बनता है ना, धागों से बना होता है। ये ऐसे धागों से ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना है, ये बना है भाई, ये पूरी तरीके से। अब क्या हुआ, हमने एक छड़ी से इसको पीटा। छड़ी से पीटा मतलब क्या भाई, एक डंडा ले आए और इससे इसको चोट किया। जब इसको चोट करेंगे तो ये क्या होगा, तो आप ऐसा पाएंगे कि इसको जब चोट किया हमने तो भैया इसमें एक परिवर्तन आया। वो परिवर्तन कैसा था? ये ऐसा ही रहा, है ना। ये वाला सरफेस ऐसा आ गया और ये वाला सरफेस भी ऐसा आ जाएगा, ठीक, थोड़ा ज्यादा ही हो गया भाई। अगर इसके ऊपर चोट करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा ना, मतलब इसके जो धागे थे वो अब ऐसे होने लगे, ये धागे यहां आ गए,
मतलब आपने कपड़े के ऊपर जब चोट किया है तो क्या होगा, ऐसा बेंड हो जाएगा भाई। बेंड होने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहां पे जो धूल कण थे वो इसके बीच में ऐसे फंसे हुए थे, ये सब धूल कण है इसके अंदर फंसे हुए हैं, यहां थ्रेड्स के बीच में जो गैपिंग्स है थ्रेड के अंदर ये फंसे हुए। अब एक बात बताइए, आपने जो डंडे से मारा, ये सभी में फंसे हो सकते भाई, आपने जब डंडे से मारा तो आपने इस कपड़े को तो इधर खींच दिया, लेकिन जो कण थे वो अपनी ही जगह पे बने रह गए, ये जो कण थे वो अपनी जगह पे रह गए, ये जो कण है वो अपनी जगह पे रह गए। तो कुछ कण तो भैया इसके साथ चले ही जाएंगे भाई, एक बार में स्टक करते पूरा धूल झड़ जाता है क्या, नहीं। तो कुछ कण तो इधर चले गए, लेकिन कुछ कणों के साथ क्या हुआ, तो देखिए जो धूल कण है वो जड़त्व के कारण किस में है भाई, विराम अवस्था में। ये जो कण है ये किस अवस्था में, विराम अवस्था में, ये रुके हुए हैं। आपने इसको ठोक दिया तो भाई ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा या दरी है ना, दरी की बात कर लेते, कारपेट की बात कर लेते हैं, तो ये जो दरी है ये किस में आ गई, ये आ गई गतिशील हो गई, ये चलने लगी। तो दरी तो गतिशील हो गई, लेकिन कण किस में है, ये इनकी टेंडेंसी क्या है, विराम अवस्था में रहने की। भाई जो भी है वो अपने अंदर हो रहे परिवर्तन को क्या करता है भाई, विरोध करता है, तो इसने विरोध कर दिया, तो यहीं कहीं रह गया। अब एक बात बताइए ना, यहां से कपड़ा हटा दिया, धूल का धूल वहीं रह गया, तो ये धूल का धूल नीचे गिर जाएगा ना, है ना, धूल का धूल क्या होगा भाई, नीचे गिर जाएगा। तो यही होता है भाई कि जब किसी छड़ी से किसी कारपेट को या किसी दरी को पीटा जाता है तो दरी पर बल लगने के कारण दरी गतिशील हो जाती है, परंतु धूल के कण किसके कारण, जड़त्व के गुण के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, वो नीचे गिर गए। क्यों नीचे गिर गए, क्योंकि दरी का कपड़ा जो था वो गतिशील हुआ था, कण नहीं, कण तो वहीं थे, कण गिर गए नीचे। ठीक है, तो चलिए क्या समझ में आता है इससे भाई कि ये किस नियम पर आधारित हो गया, फर्स्ट नियम पे, जो जड़त्व था उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, चलिए और आगे बात कर लेता हूं मैं। प्रश्न संख्या 3, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। आपने देखा होगा बस के ऊपर है ना जो वो बहुत सारा जगह होता है सामान रखने के लिए, और सामान रखने के बाद उसको रस्सी से बांध देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो हमने अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि भाई जैसे ही बस में हम खड़े होते हैं और बस अचानक से चल देती है तो हम पैसा पीछे की तरफ झुक जाते हैं, फिर ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ आ जाते हैं। तो भैया अगर उसने नहीं बांधा ना तो पता चला बस निकली स्टैंड से और सामान वहीं का वहीं रह गया, और जो कुछ बचा खुचा सामान ऊपर टिका हुआ था, तो फिर आगे चल के कहीं ब्रेक लिया तो पूरा का पूरा सामान सामने आ गया। भाई क्या हो रहा है इसमें, तो भाई जो भी सामान छत पे रखा है, क्या जो भी सामान बस की छत पे रखा है वो बस की बॉडी के संपर्क में तो है, लेकिन अब होता क्या है कि मान लीजिए वो वस्तु बस रुकी हुई है, तो वो वस्तु विरामावस्था में है ना। ये ऐसा मान लीजिए ये हो गई हमारी बस, ये बस की छत पे ये सामान रखा है भाई, ये जो कुछ भी है ये सामान रखा हुआ। अब बस में क्या हुआ भाई, बस को अचानक से चलना है, गति हो गई बस में, बस चल दी आगे की तरफ। तो बस जब आगे की तरफ चल देगी तो क्या होगा भाई, ये बस के आगे की तरफ चलने के कारण ये जो वस्तु थे ये तो विराम अवस्था में थे, तो बस आगे चली गई और वस्तु इधर पीछे की तरफ। तो थोड़ी देर बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वस्तु यहां है और बस ये चली गई भैया आगे, तो ये वस्तु यहां टंगी रहेगी क्या, नहीं, ये नीचे गिर जाएगी। और दूसरा एक और चीज, मान लीजिए वस्तु मतलब बस चल रही है, अब अचानक से ब्रेक लग गई, तो बस यहीं कहीं रह गई और ये किस में थे, गति अवस्था में, तो ये आगे जाकर के गिर जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इनको बस के संपर्क में लाना पड़ेगा, इसको ऐसा बांध देंगे। बांधने से क्या होगा, बस के संपर्क में आ गए। बस के संपर्क मतलब जब एक तो ये होगा घर्षण बढ़ जाएगा उसका, है ना, रस्सी से बांध देंगे तो क्या करे, घर्षण बढ़ा देना। दूसरा ये बस से ज्यादा संपर्क में आ गया, संपर्क में आने का मतलब उसका ऊपरी हिस्सा भी संपर्क में आ गया, नीचे वाला हिस्सा भी। तो जब आपने ब्रेक लगाया तब वो उसको रजिस्ट करेगा, रोकेगा, आगे नहीं जाने देगा। सिमिलरली जब आप चलना शुरू कर रहे हैं तो वो वस्तु को पीछे की तरफ नहीं गिरने देगा, फिर से वो क्या करेगा, पीछे की तरफ भी रजिस्ट करेगा। तो मतलब क्या भाई, जड़त्व के कारण बस की छत पर रखा हुआ सामान सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, परंतु बस जब आगे चलती है तो जड़त्व के कारण, स्थिर अवस्था में रहने के कारण सामान जो है वो पीछे की ओर गिरने की संभावना होती है। ठीक इसी प्रकार जब बस रुकती है तो सामान के आगे गिरने की संभावना होती है, अतः बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध दिया जाता है। ठीक है, रस्सी से बांधने से क्या हुआ, अब वो खिसकेगा नहीं, गिरेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता भाई, तो चौथा क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि क्या हो रहा भाई
कि एक बैट्समैन ने बॉल को हिट तो कर दिया, अब ये बॉल जो है, ये जो बॉल जो है, अब ये क्या हो रहा है, ये ग्राउंड पे ये ऐसा लुढ़क रही है ना, ये लुढ़कती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है, धीरे 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 जाकर के वो स्लो डाउन हो जाती है और रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? पहला, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, है ना, ये तो भैया बल्लेबाज के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहा है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, ठीक है, तो भाई रुकेगी क्यों? बल, वेग जो है वो गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती तो है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रुक नहीं रही ना इसके कारण तो उसको और चलते चले जाना चाहिए। अच्छा, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, आई थिंक यही होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है भाई, रुक रही है ना, मंदन हो रहा है ना इसके अंदर क्या हो रहा है, मंदन। तो आपने तो F = ma से इसको आगे भेज दिया, अब इस बॉल का मास तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा भाई, सिर्फ a त्वरण। अब इसका त्वरण मैंने बल लगाया था तो ये आगे की तरफ चल रही थी, और घर्षण के कारण यहां पे एक बल पीछे की तरफ काम करेगा ना, क्योंकि ये घिस रहा है, तो इस घर्षण के कारण क्या होगा, ये बल क्या करेगा भाई, इस गेंद को रोकेगा, इसको क्या करेगा, रोकेगा। जब इसको रोक रहा है, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन किस में बदल चुका है, मंदन में, और ये किस बल के कारण होगा, तो ये घर्षण बल के कारण। तो यहां पे यही ऑप्शन फिट बैठता है ना, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, वो बल क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है। तो ये होता है भैया हमारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसके केस में, सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब जरा देख लेते हैं भाई एक न्यूमेरिकल्स को, है ना, कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी करते जाएंगे, क्योंकि जिस ऑर्डर में दिया है हमको उसी ऑर्डर में हम करते चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको देखने में, आपको कंपेयर करने में थोड़ा आसानी रहे। क्या कह रहा है भाई, तो एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है ना, एक ट्रक है भाई, ऐसा कुछ पहाड़ी है, कुछ ज्यादा ही खड़ी पहाड़ी है ना, तो भैया यहां से ये ट्रक नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू कर रहा है, ठीक है, ये ट्रक जो है नीचे की तरफ लुढ़क रहा है, ठीक है भाई, लुढ़कने देते। नियत त्वरण से मतलब जो ए है वो कांस्टेंट होने वाला है, ए जो है ए कैसा रहने वाला है भाई, ए नियत रहने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है, ठीक। अब 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो भाई इसके लिए त्वरण ज्ञात करना है ना, मतलब ए जो है ये नियत है और इसको ज्ञात भी करना है। इसके बाद इसको कह रहा है कि भाई समय कितना लग रहा है, तो इसको चलने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 20 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है भाई, 20 सेकंड। और जो दूरी इसने तय करी है, जो दूरी इसने तय करी है, मतलब दूरी को किस चीज से, एस से लिखते हैं ना विस्थापन, वो कितना चला भाई, 400 मीटर चला, 400 मीटर का विस्थापन हुआ, ठीक है। अच्छा, जो इसका वेग है ना, 20 सेकंड में चलना शुरू करते हैं, तो भैया जो इसका वेग है, जो प्रारंभिक वेग मैं कह लूं, तो मैं इसका प्रारंभिक वेग मान लेता हूं कि भाई 0 है, जहां से अभी लुढ़कना शुरू करेगी, ठीक है। चलिए, तो मेरे को मिल गया ATSU, जिसमें से ए मुझे निकाल के लेकर के आना है, तो किस फॉर्मूले से निकाल करके ले आऊं, तो भाई मेरे पास गति के लिए 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से भाई, तो देखिए एस मैं शुरू से ही लिख दे रहा हूं, V = U + AT, दूसरा S = UT + ½ AT², और तीसरा 2AS = V² - U²। एक बात देखिए, जैसा कि हमको पता है कि इस वाले में, पहले वाले फॉर्मूले में आप देखेंगे तो एक चीज की कमी है, वो क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन नहीं है ना इसमें, एस है क्या, नहीं है। अच्छा, दूसरे वाले में कौन है, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, अंतिम वेग नहीं है, और तीसरे में क्या नहीं है, तो तीसरे में टाइम नहीं है। अब हम किसका चयन करें इस चीज को निकालने के लिए, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं भाई, समझ में ही नहीं आ रहा, तो किसका करेंगे भैया उसका जिसमें ये सब आते हो। तो किसमें आते हैं, देखिए V दिया नहीं है, तो भैया मैं चलता हूं किसकी तरफ, सेकंड की तरफ, जरा चेक कर लेता हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं लगा ही दूंगा, मैं चेक करूंगा। S हाँ भाई है, U है, T है, मुझे निकालना क्या था, A, तो वो भी है, ठीक है, वो भी है भाई, ठीक है। आप कहेंगे भाई इसमें क्यों नहीं गए, तो इसमें T कहां रखता, मैं T नहीं रखूंगा तो मेरी वैल्यूज नहीं आएंगी ना, मैं U तो प्रारंभिक मान, मैं तो शून्य मान के चल रहा हूं कि भैया 0 से शुरू हो रही है चलनी, ठीक है। दिया होता तो एक बात भी होती, तो मतलब अगर V दिया होता तो मैं इसकी बात कर लेता, नहीं दिया था तो मैं किसमें चलूंगा भाई, सेकंड में। सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है भाई, सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से, सेकंड समीकरण से, द्वितीय समीकरण से क्या कहता भाई,
S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब भाई एक बात करिए, S की वैल्यू कितनी दे दी, तो S की वैल्यू 400, U की वैल्यू 0, तो भाई इसके साथ T रखने का भी कोई मतलब नहीं है, 0 ही हो जाना है, ठीक है। प्लस हाफ A की वैल्यू कितनी, तो भाई A भाई निकालनी है, और T स्क्वायर कितना, तो T स्क्वायर का है कि भैया 20 का स्क्वायर। अब एक काम कर लेते हैं, अब जरा इसको निकाल के ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा मेरा 400 बराबर, ये तो 0 हो चुका है, ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1/2a, 20 का स्क्वायर मतलब 400, 20 का स्क्वायर मतलब 400। अब तिर्यक गुणा कीजिए तो क्या मिलेगा, 400 गुणे 2, 400 गुणे 2 अपॉन में ये 400 आ जाएगा, ठीक है, 400 गुणे 2 और अपॉन में क्या आ गया 400, ये किसका मान हो गया, a का, तो ये 400 से 400 कट गया, क्या बचा, a इक्वल्स टू 2। इकाई क्या होगी, तो एक्सेलरेशन होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पहले का तो आंसर आ गया भैया, ये नियत था, कितना था, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए अब कहते हैं अगले में, अगला प्रश्न यहां से शुरू होता है कि अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। 1 टन का मतलब कितना होता है भाई, 1000 किलो, 1 टन का मतलब 1000 किलो, या फिर यूं कहें कि 10 क्विंटल, ठीक। तो चलिए एक तो आंसर निकल गया, दूसरे का आंसर निकालता हूं मैं। दूसरा क्या कहता भाई, तो दूसरा कहता है कि इसके पे लगने वाले बल, बल के लिए क्या पढ़ा था, द्वितीय नियम, बल बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, बल बराबर हमने पढ़ा क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब भाई द्रव्यमान कैसे निकालूं, तो इस पे तो कह दिया था कितना, टन में दिया था, और द्रव्यमान की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, किलो। तो क्या कर दूं, द्रव्यमान दिया है 7 टन, इंटू किलो में बदलने के लिए 1000 का गुणा, त्वरण कितने का भाई, 2 का, तो कितना हो गया फोर्स का मान, फोर्स का मान हो गया भाई 1400, ठीक है। ये 1000 है, 1000 से 7 मतलब 7000, 7000 दूनी 14, 14000, ठीक है, 1000 था तो 14000 क्या न्यूटन, 14000 न्यूटन। इसमें कितने का बल लग जाएगा, 14000 न्यूटन का। क्लियर है क्या ये पूरी बात। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और ये कैसे डिसाइड करते हैं ये भी आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये कौन डिसाइड करके देगा, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसका डिसीजन बनाते हैं कि हमको गिवन डेटा क्या क्या है, हमको क्या दिया गया, किसके आधार पर हमको चलना है, ठीक है। जो दिया है, जो निकालना है, उसके बीच में कौन संबंध स्थापित करके दे रहा है, और कौन सा ऐसा डेटा है जो दिया ही नहीं है, जो नहीं दिया है उसके आधार पर हमने ये लगाया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। मैं बढ़ता हूं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। क्या है भाई, तो अब कहते हैं 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को, है ना, तो भाई सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं वैल्यूज। द्रव्यमान मतलब m, कितना दिया भाई 1 kg। अच्छा, पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। तो मतलब प्रारंभिक वेग आपने कह दिया कि भैया 20 मीटर प्रति सेकेंड से फेंक दिया। ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है झील जो होती है जनरली जैसे ठंड के दिनों में जम जाती है, झील क्या हो जाती है, जम जाती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे फेंका गया और जमी हुई झील की सतह पर फेंक दिया। तो जमी हुई झील की सतह पर फेंके तो पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, और पत्थर और बर्फ के बीच में लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। देखिए कुछ ऐसा सवाल है, ये हो गई हमारी झील की सूखी हुई सतह, ठीक है, ये हमारे झील की सूखी हुई सतह, ये हमारी झील की जो सूखी हुई सतह, जमी हुई सतह कह लीजिए। आपने यहां से एक बॉल को जो है उसको फेंका, है ना, क्या बोलते हैं, पत्थर बोला था, पत्थर को फेंक दिया। कितने से चल के आ रही है, 20 मीटर प्रति सेकेंड से चल के आ रही है। जब ये इसके अंदर आएगी तो कुछ दूरी चलने के बाद क्या होगा भाई, यहां सतह पे टकराएगी, तो सतह क्या करेगा, अपने अंदर आने देगा क्या, तो आपने अभी तो पढ़ा था कि नहीं भैया जड़त्व तो कहता कि नहीं आओगे नहीं, हम विरोध करेंगे, तो ये विरोध करेगा। वो विरोध किसके रूप में काम आएगी भाई, घर्षण के रूप में। तो भाई जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बॉल चलेगा, तो मान लेता हूं कि यहां आकर के बॉल रुक गई, तो ये कितनी दूरी तय करी भाई, पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती, 50 मीटर चली और वो क्या हो गई भाई, रुक गई, ठीक है। अच्छा, अब पत्थर और इसके बीच मतलब ये क्या हो रहा है भाई, पत्थर जो है ये नीचे की तरफ बल लगा रही है, पत्थर जो है ये नीचे की तरफ बल लगा रही है, और ये झील जो होगा ये घर्षण बल लगा रहा होगा ऊपर की तरफ। तो ये कितना घर्षण बल का अनुभव किया, इस बात को निकाली। तो m दे दिया, u दे दिया, और मुझे एक और बात कह दी कि जाने के बाद रुक जाती है।
रुकने का मतलब क्या हो गया भाई कि v की वैल्यू कितनी हो चुकी है, v की वैल्यू हो रखी है मेरी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0। कैसे पता, तो भाई अंतिम वेग v से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम में वो रुक जा रही है। अब निकालना है आपको क्या भाई, f। तो ये हमको निकालना है कि भाई ये f कितना आएगा। तो अब किसकी बारी है भाई, तो f इक्वल्स टू क्या होता है, m तो दिया है, a नहीं दिया, m दिया है और a नहीं दिया। फिर से उसकी बात करूंगा 3 समीकरण, है ना। मैं बार बार लिख रहा हूं भाई, मैं बार बार लिख रहा हूं, कारण इसका है कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ इसी में होती है कि किसको लगाऊं, कैसे पता चलेगा। तो मैं भाई आज इस सेशन के बाद आपको बिल्कुल सिखा के रहूंगा, आप नहीं भी सोचोगे तब भी आपको इसका आंसर आएगा। कैसे, तो देखिए आपको v दिया है और u दिया और कुछ नहीं दिया, अच्छा और कुछ दिया है, हाँ दिया है, एक और वैल्यू दी है, एक और चीज दिया है। यहां पे पत्थर 50 मीटर की दूरी, मतलब यहां पर क्या दे रखा है भाई, यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना, 50 मीटर, s की वैल्यू आपको दे दी। अब बताइए ना कौन सा लगाओ भाई, टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया तो किसमें टाइम नहीं आता, इसमें नहीं आता। अब कुछ दिया है क्या, तो हाँ मुझे a चाहिए था, मुझे a चाहिए, कैसे पता लगा, तो चलिए इसका भी पता मैं बताता हूं कि भैया a क्यों चाहिए, क्यों मैं कह रहा हूं, तो f निकालना है, f इक्वल्स टू होता है ma। तो भाई यहां से मुझे पता चला कि ये a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू नहीं दी है, तो पहले तो a निकालूंगा और a की वैल्यू इसमें रख दूंगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो भाई कौन है जो मुझे u v और a में s में रिलेशन देगा, तो u v a s में यही रिलेशन देगा। लगा लेते हैं, क्या लिखूं मैं, तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से। भाई तृतीय समीकरण क्या कहता है, तो कहता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए तो भाई रख दीजिए जरा ला करके, v मतलब कितना, 0 का स्क्वायर, है ना। फाइनल वेग कितना था, 0, प्रारंभिक वेग 20 का स्क्वायर बराबर 2, a निकालना है, a छोड़ देता हूं मैं, s 50, हो गई बात भाई खत्म। बस एक बड़ी मजेदार बात आएगी, ये क्या हो गया, -400, ये माइनस कहीं गया क्या, नहीं, माइनस का स्क्वायर नहीं है, माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो माइनस का 400 बराबर 2 इंटू 50 इंटू ए। अब भाई ए चाहिए तो ए कैसे निकलेगा, इन सबको इसके नीचे ला देता हूं, तो -400 बटा 2 गुणे 50। अब क्या कर दो भाई, तो ये 50 से कितने बार में कट जाएगा, है ना, तो 50 से कट जाएगा भैया 8 बार में, 8 5 40, तो 80 हो गया। 2 से इसको काटूंगा कितना आएगा, 40, मतलब त्वरण कितना है भाई, -40 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये त्वरण है कि मंदन, तो आप कहेंगे यहां पे माइनस जो चिन्ह है ये बता रहा है, माइनस चिन्ह जो है ये किस चीज के लिए है, ये बता रहा है कि ये मंदन है। ये किस बात के लिए आया भाई, कि यहां पे मंदन है, रुक रहा है ना, पत्थर रुक रही है, तो ये मंदन हो गया। अब आपसे जो सवाल पूछा गया था, वो सवाल ये पूछा गया था कि आप हमें बल की गणना करके दीजिए, कितना घर्षण बल होगा। तो कितना घर्षण बल होगा भाई, तो F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है ma। और आपको दिख रहा है कि ये रो कर रही है, त्वरण कर मतलब मंदन कर रही है, तो भाई m की वैल्यू कितनी है, 1 kg, तो ये हो गया भैया 1 इंटू, अब ये जो -40 है इसको आप डायरेक्टली 40 अब लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि बल को निकालना है, पता है कि वो रुकने जा रही है ना, माइनस भी आएगा तो आप लिख सकते हैं -40, है ना। फाइनली क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। आप इसका आंसर -40 भी निकालेंगे तब क्या लिखेंगे कि माइनस कहने का मतलब है कि इस पे जो लग रहा है वो घर्षण बल है, रुक रहा है। मतलब अगर इसमें इसको -40 रखता हूं, इसको माइनस, तो यहां पे माइनस क्या बता रहा है कि ये घर्षण बल है। ये कौन सा बल है, घर्षण बल, मतलब ये कौन सा बल होगा भाई, ये विरोध कर रहा है, विरोधी बल है, किसका, लगाए गए बल का। तो ये हो गया इसका माइनस का मतलब। ठीक है, समझ में आया क्या ये पूरा, कि भाई 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को अगर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमने झील में फेंका था, तो वो भैया घर्षण के कारण रुक जाएगी, है ना। इसको मैं हटा भी देता हूं अब, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन है कि भाई ये क्या था, इसका क्या काम था। ये भाई हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको याद हो जाएगा एट द फाइनल एंड। ठीक है, क्या होगा, याद हो जाएगा हमको एट द फाइनल एंड। तो चलिए क्या करेंगे भाई, इसका स्क्रीनशॉट रखिए, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अब आगे आने वाले प्रश्नों को आपसे गुजारिश है कि आप भी पहले हल करिए, है ना, वीडियो को पॉज करके आप इसको हल करिए, फिर इसका आंसर निकालिए और फिर चेक करिए कि क्या हमारा सेम आ रहा है या नहीं। ठीक, चलिए तो भाई पॉज कीजिए और हल कीजिए। ठीक, आई होप अब आप कर चुके हैं, तो फिर हम क्या करें भाई, इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या दिया है।
एक 8 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा पटरी जो है वो घर्षण बल लगाती है 5,000 का, तो ज्ञात करें नेट त्वरण बल और रेल का त्वरण। क्या क्या याद रखना भाई, नेट त्वरण बल कितना हो रहा है और रेल का त्वरण क्या है। चलिए कैसे क्या हो रहा है तो जरा समझिए। यहां पे एक ये हो गया भाई इंजन, ये हो गई हमारी इंजन, और इसके पीछे 5 डब्बे, ये एक डब्बा, ये इसके पीछे जुड़ा होगा दूसरा डब्बा, इसके पीछे जो जुड़ा होगा वो होगा तीसरा। ठीक है, ये क्यों बना रहा हूं अभी आपको समझाता हूं कि इसमें काम आएगा मुझे। 4 और 1 5, इन सभी को खींचना। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ये इंजन हो गया, ये पहला डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां डब्बा। ठीक है, अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो भाई ये जो गिवन है वो उसको थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं। एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन, मतलब इंजन का जो द्रव्यमान है, इंजन का जो द्रव्यमान है वो है भैया 8000 केजी, 8000 केजी। अच्छा, रेल इंजन प्रति केजी मतलब प्रति इंजन, मतलब ऐसा क्या हो गया कि एक डब्बा कितने का भाई, 2000 का प्रति डब्बा, ऐसा लिख लेते हो प्रति डब्बा। एक डब्बा का कितना है भाई, एक डब्बे का है 2000 केजी। मतलब अगर ध्यान से देखूं तो 2000 केजी का ये वाला डब्बा है ना, इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये, दोनों पांचों 2000 केजी के डब्बे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सीधी पटरी पे खींच रहा है, मतलब इधर की तरफ इंजन भाई चल रहा है। अच्छा, तो कितने का फोर्स लगा रहा है, तो जो बल आरोपित है वो है हमारा कितना, 40,000 न्यूटन। कितना है, 40,000 न्यूटन। और यदि पटरी क्या करी भाई, घर्षण बल उत्पन्न करी, है ना, घर्षण बल मतलब इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर लेता हूं मैं। कितना हो जाएगा भाई, तो ये है 5,000 न्यूटन। हो गई बात खत्म। अब सवाल क्या है, तो बोला नेट त्वरण बल, नेट त्वरण निकालिए। ठीक है, और आप रेल का त्वरण निकालिए। तो सबसे पहले तो भैया नेट त्वरण बल मतलब नेट बल निकालें सबसे पहले। तो पहले तो मैं निकालता हूं क्या भाई, नेट बल। नेट बल का मतलब क्या, कुल बल कितना लगेगा। तो एक बात आपको पता है, कुल बल कितना होता है, तो कुल बल होता है लगाया गया बल माइनस क्या, घर्षण बल। लगाया गया बल माइनस घर्षण बल। तो लगाया गया बल इसके ऊपर कितना है भाई, तो आपको पता है ये 40,000 न्यूटन। इंजन जो है ये 40,000 न्यूटन से खींच रही है, और घर्षण बल इसको क्या करिए, 5,000 न्यूटन से पीछे धकेल रही है, मतलब पीछे की तरफ। तो ये 5,000 न्यूटन क्या कर दूंगा, माइनस कर देता हूं। कितना हो गया भैया, कुल अप्लाइड बल, FA लिख लेता हूं, अप्लाइड बल कितना हो गया, 35,000 न्यूटन। ये 35,000 न्यूटन का कुल बल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब भाई ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब कह रहा है रेल का त्वरण बताइए। रेल जो है कितने के त्वरण से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, क्या निकलना भाई, रेल का त्वरण। ठीक, तो त्वरण क्या ऐसे निकलेगा भाई, तो त्वरण होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, त्वरण के फॉर्मूले से पहले काम करता हूं, त्वरण निकलेगा कैसे इसकी बात कर लेता हूं। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो यहां से त्वरण बराबर क्या होगा, तो त्वरण बराबर आप कहेंगे कि भाई हो जाएगा बल बटा द्रव्यमान। यूं कहूं कि भाई फोर्स अप्लाइड जो है वो अपॉन में जो इंजन, जितने भी इंजन है भाई, सॉरी जितने भी ये डब्बे लगे हुए हैं, जितनी भी चीजें लगी है, इन सभी का क्या हो जाएगा, इन सभी का हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक, तो अब देखिए ये जो त्वरण है, ठीक है, जो ये त्वरण है इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो फोर्स कितनी लगी, इसके ऊपर बल कितना लग रहा है। तो बल आपको पता है भाई, यहां पे अभी जस्ट निकाल के ला रहे हैं कि इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है भाई, 35,000 न्यूटन का इसके ऊपर बल लग रहा है। अब इसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान निकालने के लिए भाई ये जो ट्रेन है, मतलब रेल पूरी जो चल रही है, उसके ऊपर 8,000 केजी का तो उसका इंजन है। 8,000 केजी का क्या है भाई, उसका इंजन, जो कि कितने से भाई, तो ये 2,000 का कितने थे, 5 डब्बे, है ना। तो ये कितने हो गए, अगर 5 डब्बों की बात करें तो 2,000 मतलब 5 दूनी 10,000। ठीक है, 10,000 के क्या हो जाएंगे भाई, 10,000 किलो ये हो जाएगा, और 8,000 किलो ये था, मतलब टोटल कितना हो गया,
18,000 किलो। कितना हो गया टोटल? 18,000 किलो। कैसे हुआ? 5 डब्बे और 1 इंजन। अब क्या करेंगे? तो एक काम करिए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दीजिए। कितना हो गया भाई? 35/18। 35/18। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा? ये निकल जाएगा मेरा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इतने से क्या चल रहा है भाई? रेल का त्वरण है, मतलब इतने से एक्सेलरेट हो रही है। ठीक, चलिए, तो आप अब इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट रखिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न क्या है भाई हमारा? तो अगला प्रश्न है, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 केजी है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण, मतलब अवमंदन, मंदन के साथ विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा? चलिए पहले डाटा लिखते भाई। क्या है डेटा गिवन? तो पहले तो मास गिवन है यहां पे कितना? 1500 केजी, सॉरी 1500 केजी। और इसमें जो रिटार्डेशन होना है, रिटार्डेशन कहते हैं, अवमंदन कहते हैं इसको। रिटार्डेशन जो होना है वो कितना है भाई? 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये रिटार्डेशन होना है। ठीक, विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना? भाई ये जितना बल है ना, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है भाई? तो बल बराबर आप कहेंगे कि होता है हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है बल बराबर? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल क्या है भाई? तो बल ही तो निकालना है। द्रव्यमान कितना? तो द्रव्यमान हो गया 1500। आप चाहें तो त्वरण का जो ये मान है ये नेगेटिव में ही रहने दीजिए। त्वरण का जो मान है इसको नेगेटिव में ही रहने दीजिए। मतलब नेगेटिव किस बात को बताएगा? कि रोकने के लिए बल लगाई जाएगी, मतलब अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली बल है। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा भाई? तो ये माइनस को तो बाहर ही छोड़ते हैं, है ना। 2 जीरो पहले बिठा लेते हैं। 15 से 7 बार में करें तो 15 7 बार में करेंगे तो कितना होगा? 105, है ना। 5 आ गया भाई, 10 यहां पे बच जाएगा। ठीक, और 15 से 1 बार में करेंगे तो कितना होगा? 15 से 1 बार करेंगे तो कितना? 1 15 और 10 ये 25। अब क्या होगा भाई? आपको कितने डिजिट के बाद? 1 डिजिट के बाद लगाना था, है ना। तो फिर आपका एफ कितना आ गया? बल कितना आ गया? -2550 न्यूटन। अब यहां पे क्या लिख लूंगा? तो यहां पे मैं लिख लूंगा कि भाई जहां माइनस चिन्ह, जहां पे क्या कर रहा है? माइनस चिन्ह। ठीक है, वस्तु को रोकने के लिए लगने वाले बल की दिशा है। लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है भाई। दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। कैसे समझेंगे भाई? तो आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई ये है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था जिसके कारण ये चल रही थी। अब रोकना है तो आपको इधर साइड से ही लगाना पड़ेगा ना। ये रोकने के लिए लगा रहे हैं और ये फोर्स मैंने अप्लाई किया हुआ था चलने के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या बता रही है? कि ये रोकने के लिए लगने वाला फोर्स है, क्योंकि अवमंदन कराना है, रोकना है हमको इसको। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए। बढ़ता हूं मैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, और ये तो आपको याद हो चुका होगा भाई, बहुत बार बहुत तरीके से आपको सिखा चुका हूं। क्या है? संवेग क्या होता है? मास इंटू वेग। संवेग मास इंटू वेग। कौन सा है? ये डी। संवेग क्या होता है भाई? मास इंटू वेग। ठीक है ना, बाकी सब कैंसिल। मास इंटू वेग का स्क्वायर नहीं भाई, मास इंटू वेग का स्क्वायर ये भी नहीं, हाफ ऑफ mv स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो भाई क्या होगा? तो ये हमारा डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन क्या है? कहता है भाई कि mv, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है ना, क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। p से डिनोट करते थे mv, और ये भी बताया था कि भाई v जो है वो वेक्टर है, इसलिए ये p भी कैसा हो जाएगा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा भाई, सदिश राशि होगा, है ना। इकाई क्या होती है? तो इकाई भैया हो जाती है केजी मीटर प्रति सेकंड। इकाई क्या होगी? केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, भूलेंगे नहीं भाई, इसी पर तो आधारित था हमारा क्या? सेकंड नियम, द्वितीय नियम था वो इसी पर आधारित था। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले पे। हम एक लकड़ी के बॉक्स को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पे धकेल रहे हैं। ठीक है,
फर्श पर मतलब बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? तो भाई देखिए, हमने कहा था क्रिया के प्रतिक्रिया बल बराबर होती है। आपने क्या किया हुआ है, यहां पे आपने फर्श के ऊपर, ये फर्श के ऊपर एक बक्सा रखा और इसके ऊपर आपने 200 न्यूटन का बल लगा के आगे की तरफ खिसकाया, तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। अब इसमें प्रतिक्रिया कहां हो रही है? तो ये घर्षण बल के रूप में ये दोनों जहां पे टच हो रहे हैं ना, जो संपर्क में, यहां पे एक बल लग रही है और उसका दिशा क्या है? पीछे। और कितने की लगेगी? 200 न्यूटन का ही, क्योंकि हमने क्या कहा था भाई कि क्रिया बल बराबर होगा किसके? प्रतिक्रिया बल के। किसके बराबर होगा भाई? प्रतिक्रिया बल के। प्रतिक्रिया बल का मतलब क्या? जितना यहां पे अप्लाइड फोर्स है, जितना यहां पे अप्लाइड फोर्स है जो आपने लगाया हुआ है, उसके बराबर ही होगा कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मतलब ये आपका जो घर्षण बल है, ये जो आपका घर्षण बल है, ये आपके लगाए गए बल के बराबर होगा। ठीक है, बल के बराबर होगा। यही तो था हमारा न्यूटन का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या था? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। कैसी प्रतिक्रिया होती है? बराबर। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है।